तो चलिए मित्रों, हम देखते हैं हमारी 4 अक्टूबर की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा और विश्लेषण हम करते हैं आज। पहला टॉपिक है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कैदियों को जाति के आधार पर काम आवंटित करने की प्रथा समाप्त करने का आदेश दिया है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुकन्या संस्था बनाम भारत संघ और अन्य मामले में कई राज्यों के जेल मैनुअल्स के प्रावधानों को खारिज कर दिया है। इन मैनुअल्स में यह प्रावधान किया गया है कि जेलों में जाति के आधार पर काम आवंटित किए जाएंगे। मामले में उजागर किए गए प्रमुख मुद्दों में बैरकों के पृथक्करण में शारीरिक श्रम के विभाजन जैसे जाति आधारित भेदभाव शामिल हैं, जो लगातार जारी है। साथ ही विमुक्त जनजातियों, डिनोटिफाइड ट्राइब्स DNTS एवं आदतन अपराधी वर्ग से संबंधित कैदियों के साथ भेदभाव करने वाले प्रावधान भी बड़ी चिंता के विषय हैं। कोर्ट ने जेलों में कैदियों के जाति आधारित पृथक्करण और श्रम के विभाजन को रोकने के लिए दिशा निर्देश भी निर्धारित किए हैं। निर्णय से जुड़े मुख्य तथ्य कौन कौन से हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में जाति आधारित भेदभाव को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट के अनुसार ये व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17, 21 और 23 का उल्लंघन करती है। वही 15 आर्टिकल 15 में तो ये साफ साफ स्पष्ट ही कहा गया है, धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो वही जेलों के भीतर विचाराधीन और या दोष सिद्धि कैदियों के रजिस्टर में जाति के कॉलम और जाति के किसी भी संदर्भ को हटाया जाएगा। 3 महीने की अवधि के भीतर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने जेल मैनुअल्स को फैसले के अनुरूप संशोधित करना होगा। केंद्र सरकार को मॉडल जेल मैनुअल्स 2016 तथा मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम 2023 में जाति आधारित भेदभाव को दूर करने के लिए आवश्यक बदलाव करने होंगे। जेल मैनुअल में आदतन अपराधियों का संदर्भ संबंधित राज्य कानूनों की विधायी परिभाषाओं के अनुसार होना चाहिए। विभक्त जनजातियों DNTS और आदतन अपराधियों के बारे में देखते हैं। औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन ने इन समुदायों को आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत अपराधी के रूप में अधिसूचित किया था। इस कानून का उद्देश्य भविष्य में इन समुदायों को आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने से रोकना था। 1871 के अधिनियम को 1949 में निरस्त कर दिया गया था और आपराधिक जनजाति के रूप में घोषित समुदाय को 1952 में विमुक्त घोषित कर दिया गया था। आदतन अपराधियों को संबंधित राज्यों के आदतन अपराधी अधिनियमों के तहत परिभाषित किया गया है, ताकि ऐसे व्यक्ति को वर्गीकृत किया जा सके जिसे कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया हो और जिसे समाज के लिए खतरा माना जाता हो। ठीक है, और इदाती आयोग 2017 ने संबंधित राज्यों द्वारा आदतन अपराधी अधिनियमों को तुरंत निरस्त करने की सिफारिश की थी, क्योंकि ये कानून DNTS के सदस्यों के उत्पीड़न की संभावना पैदा करते हैं। अगली खबर है हमारी, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने MIBOR बेंचमार्क पर समिति की रिपोर्ट जारी की है। हाल ही में RBI ने मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट MIBOR बेंचमार्क पर गठित समिति की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में MIBOR की गणना की पद्धतियों में महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश की गई है। साथ ही समिति ने अधिक लोकप्रिय डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए एक नया सुरक्षित मुद्रा बाजार बेंचमार्क अपनाने का प्रस्ताव किया है। MIBOR क्या है? यह ब्याज दर बेंचमार्क है। इस ब्याज दर पर कोई बैंक भारतीय इंटरबैंक बाजार में किसी अन्य बैंक से बिना कोलेट्रल जमानत के धन उधार लेता है। इसे पहली बार 1998 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने शुरू किया था। इस बेंचमार्क ब्याज दर की गणना और प्रकाशन फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड FBIL द्वारा प्रतिदिन किया जाता है। तो वर्तमान में इस ब्याज दर का निर्धारण नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम यानी NDS कॉल सिस्टम में पहले घंटे में किए गए कारोबार के आधार पर किया जाता है। MIBOR की मौजूदा पद्धतियाँ की कमियाँ क्या क्या हैं वो देखते हैं। कॉल मनी मार्केट के केवल कुछ कारोबार यानी मुद्रा बाजार के दैनिक कारोबार के केवल 1% के आधार पर ब्याज दर निर्धारित होती है। कॉल मनी मार्केट के आंशिक कारोबार पर आधारित होने के कारण MIBOR में अधिक उतार चढ़ाव का जोखिम बना रहता है। इसके बाद हम देखते हैं MIBOR समिति की कुछ मुख्य सिफारिशें हैं, वो कौन कौन सी हैं। पहली, MIBOR की गणना पद्धति में बदलाव। पहले घंटे की बजाय पहले 3 घंटों के कारोबार के आधार पर बेंचमार्क ब्याज दर निर्धारित की जानी चाहिए। इससे MIBOR कॉल मनी मार्केट में अधिक लेन देन का प्रतिनिधित्व कर सकेगा। इससे बेंचमार्क ब्याज दर की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। सिक्योर्ड मुद्रा बाजार पर आधारित बेंचमार्क FBIL सिक्योर्ड मुद्रा बाजार पर आधारित बेंचमार्क विकसित और प्रकाशित करेगा। इसे
सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट SORR कहा जाएगा। यह बेंचमार्क द बास्केट रेपो और ट्राई पार्टी रेपो TREP सेगमेंट्स के पहले 3 घंटों के कारोबार के आधार पर निर्धारित की जाएंगी। अच्छा, तो जो इसमें बताया गया है ये कोल मनी मार्केट और ट्राई पार्टी रेपो के बारे में, इसके बारे में देखते हैं। कोल मनी मार्केट क्या है? यह एक वित्तीय बाजार है। यहाँ वित्तीय संस्थान और बैंक अल्पकालिक जरूरतों के लिए धन उधार लेते भी हैं और देते भी हैं। ट्राई पार्टी रेपो ट्रैप क्या है? यह एक प्रकार का रेपो यानी रिपर्चेज एग्रीमेंट अनुबंध है। इसमें कोई तीसरी संस्था रेपो लेन देन के 2 पक्षों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। यह तीसरी संस्था लेन देन की पूरी अवधि के दौरान कोलेट्रल का चयन, भुगतान व निपटान, कस्टडी और प्रबंधन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, तो हमारी अगली खबर है, कैबिनेट ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन मिशन NMEO तिलहन को मंजूरी दी है। आइए देखते हैं राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन मिशन NMEO तिलहन के बारे में। उद्देश्य है इसका घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और किसानों की आय में वृद्धि करना। वर्तमान में भारत की खाद्य तेलों की घरेलू मांग में आयात का 57% हिस्सा है। फोकस किस बात पे है? प्रमुख प्राथमिक तिलहन फसलों रेपसीड, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल का उत्पादन बढ़ाना। द्वितीयक स्रोतों कपास के बीज, चावल की भूसी और वृक्ष जनित तेल से संग्रहण एवं निष्कर्षण दक्षता में वृद्धि करना। अप्रोच उच्च उपज देने वाली और तेल की उच्च मात्रा वाली बीज किस्मों को अपनाना। चावल और आलू की प्रति भूमि पर खेती का विस्तार करना। इंटरक्रॉपिंग तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना। 347 विशिष्ट जिलों में मूल्य श्रृंखला क्लस्टर विकसित किए जाएंगे ताकि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, अच्छी कृषि पद्धतियां, गैप पर प्रशिक्षण तथा मौसम और कीट प्रबंधन पर सलाहकारी सेवाएं प्रदान की जा सके। नेक्स्ट है गुणवत्तापूर्ण बीजों की समय पर उपलब्धता। साथी पोर्टल यानी कि यह मिशन साथी सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड हॉलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल के माध्यम से एक ऑनलाइन 5 वर्षीय रोलिंग सीड योजना शुरू करेगा। साथ ही राज्यों को बीज उत्पादक एजेंसियों, सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों और सरकारी या निजी बीज निगमों के साथ अग्रिम गठजोड़ स्थापित करने में सक्षम बनाएगा। नए बीज केंद्र और बीज भंडारण इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ मिशन की अवधि हमारी 7 वर्ष यानी 2024 से 25 से लेकर 2030 से 31 तक। आगे घरेलू खाद्य तेल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए की गई अन्य पहलें। तो अन्य पहलें कौन सी हैं? पहली है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम NMEO OP। इस देश में ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए 2021 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PMAASH। यह अभियान सुनिश्चित करता है कि तिलहन किसानों को मूल्य समर्थन योजना और मूल्य न्यूनता भुगतान योजना के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP प्राप्त हो। तिलहन के घरेलू उत्पादकों को सस्ते आयात से बचाने और स्थानीय खेती को प्रोत्साहित करने के लिए खाद्य तेलों के आयात पर 20% आयात शुल्क लगाया गया है। ठीक है, अगली खबर है हमारी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है। तो देखते हैं कौन कौन सी 5 भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। तो वो है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। पाली व प्राकृत भाषाओं का संबंध बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बौद्ध एवं जैन साहित्य से है। बंगाली पश्चिम बंगाल में बोली जाती है और असमिया असम राज्य में बोली जाती है। शास्त्रीय भाषाओं के विषय में देखते हैं। उत्पत्ति हुई है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की शुरुआत 2004 में हुई थी। भाषा विशेषज्ञ समिति LEC इसे केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय ने 2004 में साहित्य अकादमी के तहत गठित किया था। इसका मुख्य कार्य शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के लिए प्रस्तावित भाषाओं की पात्रता की जांच करना है। शास्त्रीय भाषा के दर्जे के लिए मानदंड 2004 में तय किए गए थे। बाद में 2024 में भाषा विशेषज्ञ समिति ने इन मानदंडों में संशोधन किए थे और ये मानदंड है, संबंधित भाषा के प्रारंभिक ग्रंथ अति प्राचीन होने चाहिए। वास्तव में इस भाषा का 1500 से 2000 वर्षों तक अभिलेखित इतिहास होना चाहिए।
संबंधित भाषा का अपना प्राचीन साहित्य और ग्रंथों का एक संग्रह होना चाहिए। साथ ही इस भाषा को बोलने वाली कई पीढ़ियां इन प्राचीन साहित्य ग्रंथों को अपनी विरासत मानती हों। और कविता, अभिलेख और शिलालेख साक्ष्य के अलावा संबंधित भाषा के अपने ज्ञान ग्रंथ, विशेष रूप से गद्य ग्रंथ भी होने चाहिए। ठीक है। और शास्त्रीय भाषाएं और उनके साहित्य अपने वर्तमान स्वरूप से अलग हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि मूल भाषा साहित्य अपने से उत्पन्न शाखाओं से अलग स्वरूप वाले हो सकते हैं। अन्य शास्त्रीय भाषाएं देखते हैं, जैसे तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और ओडिया 2014 में आई। ठीक है। अब देखते हैं नई शास्त्रीय भाषाओं के बारे में, जैसे मराठी। इस भाषा की सबसे पुरानी कविताएं और गद्य ज्ञानेश्वर द्वारा रचित हैं। उन्होंने भगवत गीता पर एक टीका भी लिखी थी। दूसरी है प्राकृत। यह आम बोलचाल की भाषा है। अशोक के शिलालेख पाली के साथ साथ प्राकृत भाषा में भी उत्कीर्णित है। हाल द्वारा लिखित गाथा सप्तशती या गाहा सतसई प्राकृत भाषा की रचना है। पाली, धम्मपद जैसी प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक रचनाएं और जातक कथाओं जैसी कहानियां पाली भाषा में लिखित है। असमिया, इस भाषा के प्रातिनिधिक साहित्य शंकर देव की वैष्णव कविताएं हैं। बंगाली, संत कवि श्री चैतन्य देव ने बंगाली में उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों की रचना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। वो एक बंगाली कृति है गीतांजलि। ठीक है, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। प्रधानमंत्री ने झारखंड के हजारीबाग में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान DAJGUA का शुभारंभ किया। इस योजना का नाम बिरसा मुंडा के अन्य नाम धरती आबा पर रखा गया। वे एक जनजातीय नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया था और अलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया था। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान DAJGUA। ठीक है, इसके विषय में देखते हैं, पृष्ठभूमि देखते हैं इसकी। इसे मूल रूप से प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान PMJUGA के रूप में तैयार किया गया है। यह योजना जनजाति बहुल गांवों में मूलभूत योजना परिपूर्णता के लिए एक पैकेज है। उद्देश्य है इसका 63,000 जनजातीय गाँव में सामाजिक अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका विकास में विद्यमान बड़ी कमियों को दूर करना। लाभार्थी हैं इसके 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी UT के 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोग। सहयोगात्मक दृष्टिकोण, अभियान के तहत अगले 5 वर्षों में 17 मंत्रालयों के समन्वित प्रयासों से 25 योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वित्त पोषण इस केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाएगा। इसे केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाएगा। अवधि है इसकी 5 वर्ष यानी 2024 से 25 और 2028 से 29 तक। निगरानी इसके लिए PM गतिशक्ति पोर्टल का लाभ उठाया गया है। भारत की जनजातीय आबादी के बारे में देखते हैं। वर्तमान जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार देश की आबादी में लगभग 8.6% हिस्सा जनजातीय आबादी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत 730 से अधिक अनुसूचित जनजातियां अधिसूचित हैं। चुनौतियां कौन कौन सी हैं? कम शिक्षा, खराब स्वास्थ्य, विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापन आदि। सशक्तिकरण के लिए पहले प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना आदि, ये हमारी पहले थी। ठीक है, अगली खबर है हमारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना को मंजूरी दी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत संचालित सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को 2 मुख्य योजनाओं के तहत लाने को मंजूरी दी है। ये 2 मुख्य योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी PMRKVY और कृषोन्नति योजना KY। योजनाओं के 2 मुख्य योजनाओं के तहत लाने की आवश्यकता। पहली, व्यापक रणनीति बनाने में राज्य सरकारों की मदद। योजनाओं के बीच तालमेल सुनिश्चित होगा। राज्यों को अपने स्तर पर क्रियान्वयन में स्वायत्ता मिलेगी और एक ही तरह के कार्य का अलग अलग योजनाओं में दोहराव से बचा जा सकेगा। इस तरह कृषि क्षेत्र में राज्यों को अपनी अपनी जरूरतों के अनुसार योजना को लागू करने में, निर्णय लेने में मदद मिलेगी। ठीक, वार्षिक योजनाओं की मंजूरी में मदद मिलेगी। राज्यों की वार्षिक कार्य योजना की अलग अलग योजनाओं को अलग अलग मंजूरी देने की बजाय एक बार में ही सभी योजनाओं को मंजूरी दी जा सकेगी। नेक्स्ट, कृषि की नई चुनौतियों से निपटने में भी मदद मिलेगी। पोषण सुरक्षा, संधारणीयता, जलवायु अनुकूलन, मूल्य श्रृंखला विकास और निजी क्षेत्र की भागीदारी से जुड़ी चुनौतियों का समाधान किया जा सकेगा। अब देखते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के विषय में।
तो इसका उद्देश्य था संधारणीय कृषि को बढ़ावा देना। इसमें 9 योजनाएं शामिल होंगी। कौन कौन सी? मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, कृषि वानिकी, परंपरागत कृषि विकास योजना, फसल अवशेष प्रबंधन सहित कृषि यंत्रीकरण, प्रति बूंद अधिक फसल, फसल विविधीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, विस्तारित परियोजना रिपोर्ट, डीपीआर घटक और कृषि स्टार्टअप्स के लिए एक्सेलेरेटर फंड। मुख्य परिवर्तन देखते हैं इसमें। राज्य सरकारों को उनकी राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर एक घटक से दूसरे घटक में फंड्स को फिर से आवंटित करने की अनुमति दी जाएगी। कृषोन्नति योजना केवाई के विषय में उद्देश्य है इसका भारत में खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद करना। इससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन, डिजिटल कृषि मिशन जैसे 9 घटक शामिल हैं। इसमें एक घटक मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन MOVCDNER में बदलाव किए जाएंगे। इससे पूर्वोत्तर राज्य अपनी महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने के लिए योजना को अपने तरीके से लागू कर सकेंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना को जो मंजूरी दी है उसके विषय में। अन्य सुर्खियां देखते हैं हमारी और कौन कौन सी खबरें हमारी न्यूज़ में रही हैं। पहली है, इसमें देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण विनियामक फोरम IMDRF। हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण विनियामक फोरम IMDRF का एफिलिएटेड सदस्य बन गया है। CDSCO केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। IMDRF के बारे में देखते हैं। यह 2011 में स्थापित हुआ था। यह चिकित्सा उपकरण विनियामकों का वैश्विक सहयोग समूह है। यह संगठन चिकित्सा उपकरण पर अंतर्राष्ट्रीय विनियमों में सामंजस्य और तालमेल स्थापित करने में मदद करता है। इसके सदस्यों में अलग अलग देशों के राष्ट्रीय चिकित्सा विनियामक प्राधिकरण, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO आदि शामिल हैं। IMDRF की सदस्यता का भारत के लिए क्या महत्व है? भारतीय चिकित्सा उपकरण विनिर्माताओं को IMDRF सदस्य देशों की विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे वैश्विक बाजार में ब्रांड इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। बेहतर सहयोग और वैश्विक विनियामक आवश्यकताओं में तालमेल के जरिए विनिर्माण प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सकेगा। साथ ही इससे लोक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। इसी के साथ अगली न्यूज़ हमारी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस रेडीनेस एंड रिस्पॉन्स प्लान SPRP। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने SPRP की शुरुआत की। SPRP के विषय में देखते हैं। उद्देश्य है इसका डेंगू तथा एडीज मच्छर जनित आर्बोवायरस, जीका और चिकनगुनिया के खतरों से निपटने में वैश्विक समन्वित उपायों को बढ़ावा देना। क्रियान्वयन अवधि है इसकी 1 वर्ष से अधिक यानी सितंबर 2025 तक। और योजना के निम्नलिखित 5 प्रमुख घटक हैं: आपातकालीन समन्वय, सहयोगात्मक निगरानी, सामुदायिक सुरक्षा, सुरक्षित और अधिक लोगों की स्वास्थ्य देखभाल तथा आवश्यक उपायों तक पहुँच। ठीक है, अन्य वैश्विक पहलों के अनुरूप SPRP वैश्विक वेक्टर नियंत्रण प्रतिक्रिया 2017 से 30 और वैश्विक आर्बोवायरस पहल के अनुरूप है। ठीक है, ये हुआ ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस रेडीनेस एंड रिस्पॉन्स प्लान SPRP के विषय में। ठीक है, अगली है आकाश तीर सिस्टम। भारतीय थल सेना ने 100 आकाश तीर वायु रक्षा प्रणालियों की खरीद का कार्य पूरा किया। आकाश तीर प्रणालियों के बारे में, ये उन्नत वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणालियाँ ADCRS हैं। ये मिसाइल और रॉकेट हमलों जैसे हवाई खतरों से देश की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण एसेट्स के रूप में काम करेंगी। इनका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के स्वदेशी रूप से किया है। महत्व इसका, ये भारतीय सेना को युद्ध क्षेत्रों में कम ऊंचाई वाले हवाई क्षेत्र की निगरानी करने में मदद करेगी और ये रियल टाइम में दुश्मन के हमलों पर नज़र रखने और जवाबी कार्रवाई करने में भी मदद करेगी। अब जैसे ये है अन्ना दर्पण प्रणाली हमारी। हाल ही में भारतीय खाद्य निगम FCI ने माइक्रो सर्विस आधारित एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली अन्न दर्पण लॉन्च की है। यह FCI की मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए एक व्यापक डिजिटल रूपांतरण पहल है। इसे डिपो ऑनलाइन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। किसे? अन्न दर्पण को। इसका लक्ष्य अलग अलग स्तरों पर संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला संचालन और सेवाओं को सुव्यवस्थित एवं उन्नत करना है।
मेसर्स कोफोर्ज लिमिटेड संपूर्ण डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा। मुख्य उद्देश्य है दक्षता और उत्पादकता में सुधार करना, डेटा के आधार पर निर्णय लेना, एफसीआई के भीतर और बाहर अन्य प्रणालियों के साथ सुचारू अंतर संचालन की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, अगली खबर है हमारी साइबर कमांडो कार्यक्रम। आईआईटी मद्रास की प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन कंपनी ने एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य पूरे भारत के कानून प्रवर्तन अधिकारियों में से कुछ अधिकारियों को साइबर कमांडो बनाना है। ठीक है, और आईआईटीएम का प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन कंपनी अधिनियम के सेक्शन 8 के तहत पंजीकृत कंपनी है। इसे नेशनल मिशन ऑन साइबर फिजिकल सिस्टम के तहत वित्त पोषित किया जाता है। यह आईआईटी मद्रास में ही स्थित है। साइबर कमांडो कार्यक्रम के विषय में देखते हैं। नोडल मंत्रालय केंद्रीय गृह मंत्रालय है। उद्देश्य भारत की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करना। महत्व है इसका, जहां मौजूदा साइबर अपराध सेल साइबर अपराधों के घटित होने के बाद उनकी जांच करता है और अभियोजन चलाता है, वहीं साइबर कमांडो प्रोएक्टिव बल के रूप में कार्य करेगा। अगली इनपुट टैक्स क्रेडिट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण क्षेत्र में इनपुट टैक्स क्रेडिट पात्रता के लिए दोहरे परीक्षण, कार्य क्षमता और अनिवार्यता निर्धारित किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई भवन किराए या पट्टे सीजीएसटी अधिनियम के अनुसूची 2 खंड 2 और खंड 5 के अनुसार जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक है तो उसे संयंत्र माना जा सकता है। कार्य क्षमता परीक्षण यह निर्धारित करेगा कि कोई भवन संयंत्र के रूप में योग्य है या नहीं। इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में देखते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। यह कैस्केडिंग टैक्स कर पर कर से बचने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करता है। जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत करदाता जो व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान देय कर का भुगतान करता है, इलेक्ट्रॉनिक लेजर में जमा इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब IEEH, एनर्जी इफिशिएंसी हब। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को IEEH में शामिल होने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। भारत की ओर से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE को IEEH के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब IEEH के बारे में उत्पत्ति है इसकी से 2020 में ऊर्जा दक्षता सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी IPEEC के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। IPEEC में भारत भी एक सदस्य था। सौंपे गए कार्य थे यह एक वैश्विक मंच है जो विश्व भर में सहयोग को बेहतर करने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के प्रति समर्पित है। ठीक, IEEH के बारे में हो गया। PM इंटर्नशिप योजना। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की। PM इंटर्नशिप योजना के बारे में मंत्रालय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। उद्देश्य है 5 वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना। इंटर्नशिप की अवधि है 12 महीने। वजीफा 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। पात्रता मानदंड है भारतीय नागरिक होना चाहिए, 21 से 24 वर्ष के बीच आयु होनी चाहिए और पूर्णकालिक रोजगार या पूर्णकालिक शिक्षा में संलग्न नहीं होना चाहिए। ये PM इंटर्नशिप योजना के विषय में हो गया। आप देखते हैं आज के व्यक्तित्व हमारे राजा रवि वर्मा 1848 से 1906, इनके विषय में देखते हैं। आइए, प्रख्यात आधुनिक भारतीय कलाकार राजा रवि वर्मा को उनकी पुण्यतिथि 2 अक्टूबर पर याद किया गया। राजा रवि वर्मा के बारे में, वे त्रावणकोर केरल के महाराजाओं के परिवार से थे और उन्हें राजा कहकर संबोधित किया जाता था। उन्हें आधुनिक भारतीय कला का जनक कहा जाता है। प्रमुख योगदान क्या थे उनके? उन्होंने तैल चित्रण और यथार्थवादी जीवन अध्ययन की पश्चिम कला में निपुणता प्राप्त की थी। उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं के विषयों पर आधारित चित्रों में रामायण और महाभारत जैसे लोकप्रिय महाकाव्यों के प्रकरणों को चित्रित किया। सर्वाधिक प्रसिद्ध कृतियां हैं उनकी दमयंती हंस से बात करती हुई, शकुंतला दुष्यंत की तलाश में, नायर महिला अपने बालों को सजाती हुई, शांतनु और मत्स्यगंधा। ठीक, पुरस्कार है उनके। 1904 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश सम्राट की ओर से उन्हें केसरे हिंद स्वर्ण पदक प्रदान किया था। इस पुरस्कार के लिए दिए गए प्रशस्ति पत्र में उनके नाम के आगे पहली बार राजा पद उत्कीर्ण किया गया था
और मूल्य थे इनके सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद, सौंदर्य संबंधी उत्कृष्टता और मानवतावाद आदि। तो ये हमारी आज की महत्वपूर्ण कुछ खबरें थी। जैसे ही हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, इनमें से हमारे पीटी फैक्ट्स निकल जाते हैं बहुत, तो इनको आप थोड़ा अच्छे से गौर से थोड़ा बार बार रिवाइज़ करें, जिससे ये आपको याद रहें। ठीक है, बाकी ये हमारी आज की सब खबरें थी। आई होप आपको अच्छा लगा हो। चलिए मिलते हैं फिर कल। ओके, बाय बाय।